नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्याय पढ़ने से पहले कुछ चित्रों के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं इन चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र में एक बालक बर्गर खा रहा है और इस चित्र में एक तोता हरी मिर्च को खा रहा है। देखते हैं अगले चित्र में। अरे यह क्या? यह बालक तो रो रहा है। इस चित्र में एक माँ पत्र लिख रही है। अच्छा, अब बताइए कि इन सभी चित्रों में आपने क्या देखा? जी हाँ, आप यही कहेंगे ना कि सभी कोई न कोई कार्य कर रहा है। तो बताइए, जब किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, क्रिया कहेंगे। तो अब आप बताइए कि ये सभी क्रिया किस समय हो रही है? नहीं ना, हो सकता है ये काम पहले हो गया है या अभी चल रहा है या आने वाले समय में होगा। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि कोई भी कार्य जिस समय हो रहा है उस समय को हम क्या कहते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, उसे हम काल कहेंगे। तो आज का अध्याय हमारा काल से संबंधित है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। जी हाँ, काल का अर्थ होता है हम जो भी कार्य करते हैं वे सभी इसी समय के अंतर्गत आते हैं, या यूँ कहें कि वे कार्य बीते समय में हुए थे या अभी चल रहे हैं, या कहें कि आने वाले समय में होंगे। तो चलिए अब हम इसे कुछ चित्रों के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने 3 चित्र आए हैं। पहले वाक्य में श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, दूसरा छात्र विद्यालय जा रहे हैं और तीसरा अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। पहले वाक्य में श्री कृष्ण के द्वारा कंस को मारने का कार्य हुआ। मारा था इस वाक्य में क्रिया है और इस क्रिया में पता चलता है कि यह क्रिया भूतकाल में हुई थी, यानी ये कार्य पहले हो चुका है। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारने का कार्य पहले किया, अभी नहीं है, इसीलिए इसे भूतकाल कहेंगे। दूसरा वाक्य छात्र विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे हैं क्रिया है और इस क्रिया से पता चल रहा है कि विद्यालय जाने का कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। दूसरे वाक्य में होंगे शब्द में क्रिया है और यह क्रिया हमें बताती है कि ये कार्य यानी गेम को खेलने का कार्य अगले ओलंपिक गेम में लंदन में होगा, और होगा यानी होंगे, जिससे पता चलता है कि ये भविष्यत काल होगा। तो देखते हैं कि इन तीनों कालों से क्या पता चला। आप देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। अब आप बताएंगे काल कितने प्रकार के हैं? जी हाँ, काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है वाक्य में क्रिया की ओर, जो क्रिया ये बताए कि यह कार्य पहले हो गया है। देखते हैं, माया ने गीत गाया। इस वाक्य में क्रिया गाया से यह पता चलता है कि गाने की क्रिया पहले हो चुकी है, अतः यहाँ भूतकाल है। भूतकाल के कितने भेद हुए? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला भेद सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है। सामान्य का अर्थ सरलता से। रानी ने सब्जी काटी। इस वाक्य में काटी जो है वो क्रिया है
जैसे सब्जी काटने की क्रिया यहाँ पर सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है, इसीलिए इस वाक्य को हम सामान्य भूतकाल के अंतर्गत मानेंगे। अगला है आसन भूतकाल। यह पता चलता है कि वह क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है। जैसे देखें, मैं चाय पीकर आया हूँ, यानी आने की क्रिया अभी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? चाय पीने का काम किया। तो चाय पीने की क्रिया अभी अभी कुछ ही देर पहले की हुई है, इसीलिए यहाँ पर आसन भूतकाल होगा। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अर्थ से पता चलता है कि पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है। जैसे मुझे कक्षा 5 में श्री चंद्रशेखर वाजपेयी ने हिंदी पढ़ाई थी, तो ये बहुत समय पहले की बात है। तो यहाँ क्रिया पढ़ाई थी है। इसको देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि यह कार्य बहुत पहले हो चुका है। तो हिंदी पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले पूरी की जा चुकी थी, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अगला देखें अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय से शुरू होकर बोलने वाले के सामने तक हो रहा है, यानी पहले शुरू हो गया है जो अभी भी चल रहा है। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, वो उस समय स्टार्ट कर लिए थे, जो कि अभी भी लगातार हो रहा होगा। यहाँ पर कार्य अपूर्ण की बात प्रतीत होती है। क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अगला देखें संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई थी, यानी वह क्रिया पहले पूरी नहीं हुई थी। जैसे माँ खाना बना चुकी होगी, तो हमें यहाँ पर संदेह होता है कि शायद उन्होंने पूरा खाना बनाया या नहीं। तो क्रिया बना चुकी होगी से यह ज्ञात होता है कि शायद माँ खाना बना चुकी होगी। यहाँ पर शायद शब्द से हम पहचान कर सकते हैं कि यह संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यहाँ सीधा अर्थ है कि कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। जैसे यदि मेरे पास धन होता तो मैं व्यवसाय शुरू कर देता। इसमें दो वाक्य है, एक आश्रित और एक उपवाक्य यानी प्रधान वाक्य। यह वाक्य पूरा नहीं हुआ या आश्रित है क्योंकि उसके पास धन नहीं था, अर्थात व्यवसाय शुरू न होने के पीछे कारण क्या है? धन का न होना। इसीलिए यहाँ पर कारण होने की वजह से हम पहचान करेंगे कि ये वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। आगे देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी इसी समय हो रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वर्तमान काल। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। क्रिया क्या है? पढ़ाती है। तो अध्यापिका छात्रों को वर्तमान में पढ़ाती है, अर्थात इस समय पढ़ाती है। तो क्रिया को देखते हुए हम काल की पहचान करेंगे। तो ये काल का दूसरा प्रकार है। आइए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा है?
3 भागों में। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ पुड़िया तलती है, तो है यहाँ पर पहचान है किसकी? वर्तमान काल की। तो इस वाक्य की क्रिया तलती है से पता चलता है कि माँ के द्वारा पुड़िया तलने की क्रिया अभी हो रही है, यानी वर्तमान समय में हो रही है। अगला देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह वर्तमान काल में संपन्न नहीं हुई है और न वर्तमान काल में समाप्त होगी, यानी अभी कंटिन्यू में लगातार में चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे माली घास काट रहा है, तो इस वाक्य में माली घास काट रहा है क्रिया से यह पता चलता है कि माली इस समय घास काट जरूर रहा है, लेकिन उसके घास काटना बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो कार्य पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जारी है। यहाँ पर रहा है का पहचान कर सकते हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने में संदेह है, यहाँ ध्यान रखिए संदेह से पहचान होगी। इस वाक्य में देखते हैं, इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं। यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में प्रार्थना हो रही होगी, केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रार्थना हो रही होगी। तो हम भी अनुमान लगाते हैं कि आप भी और यह देश भी हमेशा सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। तो ये हमारी क्या है? कामना है, इसलिए हम इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अगला देखते हैं जो कि है तीसरा भाग। ये भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले तो उसे हम भविष्यत काल कहेंगे। जैसे कल मेरी बुआ आएगी और कुछ समय बाद हम भी विद्यालय मिलेंगे। तो ये आने वाले समय का बोध कराते हैं, इसीलिए ये क्रिया आने वाले समय में होगी। भविष्य काल के भी कितने भेद हुए? 2। पहला है सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ने दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है आने वाले समय का बोध करा रहा है। तो क्रिया जाऊंगा में यह पता चलता है कि दिल्ली जाने की क्रिया भविष्य में पूर्ण होगी। अगला है संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने की संभावना है अथवा यह पता चले कि शायद यह काम भविष्य में होगा, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद मामा जी मुझे घड़ी दिलाएं। यहाँ शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इस कार्य के करने की संभावना व्यक्त हो रही है। तो यहाँ दिलाए क्रिया के द्वारा पता चलता है कि मामा जी भविष्य में घड़ी दिला सकते हैं। आइए बच्चों, पाठ के अंत में हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे राजू ने खत लिखा, गीता 9 बजे बाजार गई, दादाजी कल डॉक्टर के पास गए, वह अमन को मिला था, सीता राम के साथ वनवास को गई। ये सभी वाक्य किस काल के हैं? भूतकाल के, जो पहले हो चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। सोनू स्कूल जाता है, वह काम करती है, नौकर सामान लाता है, शीला गीत गा रही है, सोहन बाजा बजा रहा है। तो ये सभी वाक्य वर्तमान काल में हो रहे हैं, यानी अभी इसी समय हो रहे हैं, इसीलिए ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। यहाँ देखते हैं पहला वाक्य,
कल वर्षा होगी, मैं दफ्तर जाऊंगा, उषा खाना पकाएगी, वह कहाँ जाएगा, साहिल शाम को घूमने जाएगा। ये सभी वाक्य आने वाले समय में होने वाले हैं, इसीलिए इन वाक्यों को हम भविष्यत काल के अंतर्गत डालेंगे। आइए इसे कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। पहला वाक्य, मैं गया। यहाँ पर क्रिया गया है, यानी ये कार्य पहले हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर भूतकाल होगा। दूसरा, उसने खत लिखा। खत लिखने का कार्य पहले हो गया था, इसीलिए ये भी भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखें, राजू स्कूल जाता है। ये कार्य अभी इस समय हो रहा है, इसीलिए वर्तमान काल में आएगा। चौथा, सरिता गीत गाती है। गीत गाने का कार्य अभी हो रहा है, यानी ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला देखें, मोहन दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में जाएगा शब्द क्रिया है और क्रिया से पता चलता है कि वह आने वाले समय में जाने का कार्य करेगा, इसीलिए ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। अंतिम देखते हैं, माँ अस्पताल जाएगी। इस वाक्य में जाएगी शब्द जो क्रिया है वह अस्पताल जाने की ओर संकेत कर रहा है, यानी यह कार्य अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, तो ये भी भविष्यत काल है। तो बच्चों, आज हमने काल की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके भेद और उसके विभिन्न प्रकारों को जाना। आइए इस रेखा चित्र के द्वारा हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर काल के विभिन्न भेदों और उनके उपभेदों के बारे में जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इस वीडियो के माध्यम से काल के विभिन्न प्रकार, उनकी परिभाषा और उनके विभिन्न उदाहरणों को समझ गए हैं। आशा करती हूँ कि आप अपनी किताब से विभिन्न अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उन अभ्यास प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास। धन्यवाद।